गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए, क्या सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन का थीम ये है कि जो क्रोनोलॉजी है, जो क्रमिक विकास का एक पूरा सिनेरियो है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जिसमें न सिर्फ थियरीज जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, बल्कि हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्रम को भी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला कौन सा मॉडल हम पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर उसके बाद तो इस तरीके से हम लोग लीनियर मॉडल से शुरुआत करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे ट्रायंगुलेशन, फिर सर्कुलर, फिर टू वे फीडबैक वाले मॉडल पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी देखेंगे। यस एवरीबॉडी, सब लोग आ गए हैं? कैन यू मेक अ कमेंट? यस, कैन यू मेक अ कमेंट एवरीबॉडी? चले, तो आते ही मेरा आप लोगों से सवाल है कि अभी तक जो भी आपके दिमाग में जिन भी थियरीज का नाम याद आ रहा है ना, एक बार पुट अप करिए कमेंट सेक्शन में। सारे थियरीज का नाम अगर आपको पता याद है तो आप पुट अप करेंगे। हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। शुरुआत हम करते हैं 1920 से। ठीक है, 1920 से। आज के स्लाइड्स में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको आए हैं, तो वो नया जान पड़ेगा, तो उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में बहुत ही प्रिसाइजली हम डिस्कस करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, 1920 है ना, बेसिकली ये दौर 1920 के दौर में आपको याद है कि 1914 से लेके 1914 से लेके 1919 तक का जो दौर रहा था, वो वर्ल्ड वॉर का दौर रहा था। इसके जस्ट 1 ईयर लेटर, मतलब 20 के आसपास, वॉल्टर लिपमैन ने थेरीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया। किस थ्योरी पे? वो हालांकि उससे पहले ही स्टडी कर रहे थे। वो पब्लिक ओपिनियन थ्योरी थी। अगेन मैं फिर से लिखूंगा। नाम क्या था सर? ये सामने जो अभी लिखा है उसको कुछ देर के लिए भूल जाए। मैं इसको हाइड ही कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? इसको हाइड कर देता हूँ। 1923, यस, 1920, और इसके बीच में हम लिखेंगे, अच्छा, पहले तो 1920, 1922, 1923, 1927, है ना, इस तरीके से 1938। ये कुछ लैंडमार्क ईयर है। ये वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो स्टडी स्टार्ट होती है किसमें? मीडिया में स्टडी स्टार्ट्स। सबसे पहली जो थियरी आती है ना सर, वो वाल्टर लिपमैन की आती है ना? वाल्टर लिपमैन। कौन सी थियरी आती है सर? पब्लिक ओपिनियन थियरी। पब्लिक ओपिनियन थियरी है क्या? कि इस तरीके से लोगों का जो ओपिनियन है वो बिल्ट होता है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सारा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आप लोग ना अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स और भी कनेक्ट हो, आप प्लीज जो है इसको जब भी सेशन हो शेयर जरूर किया करें, और लाइक तो करना तो भूले ही नहीं। थैंक यू। इधर देखें, पब्लिक ओपिनियन थ्योरी 1923। अभी जो आपने एक और थ्योरी का नाम सुना होगा जिसको अपन क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। क्रिटिकल थ्योरी का भी दौर स्टार्ट होता है 1923, 1923 से। ये पब्लिक ओपिनियन वाला 1922, 1922, 1923 क्रिटिकल थियरी। और इसी के कुछ
बाद, 4 सालों बाद हेरल्ड डी लॉसवेल वाली थियरी आती है। आपको याद होगा, HDL में लिख देता हूँ। ये थियरी है मैजिक बुलेट थियरी, है ना। MBT में लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, मैजिक बुलेट थियरी। ये बस अभी इसकी कंसेप्शन रखे जाते हैं, संकल्पना रखी जाती है। प्रूव होने में 10 साल लग जाते हैं, 11 साल इवन। तो वो फिर मैजिक बुलेट थियरी प्रूव्ड लिख देता हूँ, ठीक है जी। प्रूव्ड लिख देता हूँ उधर। तो ये थियरी के अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये सारी थियरीज अलग अलग हैं, एक पर्सपेक्टिव की थियरी नहीं है। जैसे कि पब्लिक ओपिनियन थियरी, अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट नेचर के जो कंट्रीज हैं, वो थियरी है, और वो बताती है कि किस तरीके से आप लोगों को अगर मैनिपुलेट करना है, उनके माइंडसेट को चेंज करना है, तो कैसे स्टीरियोटाइप्ड का सहारा लेके या फिर कैसे परंपराओं को लोग ध्यान में रखते हुए लोगों के माइंडसेट माइंडसेट के चेंज किया जा सकता है। लेकिन उस दौर में दो जो पोलर थे, बाइपोलर जो वर्ल्ड था, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ जर्मनी। सुन रहे हैं ना सब लोग? जर्मनी वाज वन ऑफ द पावरफुल कंट्री एट दैट वेरी टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो अमेरिका में कुछ साइंटिफिक एक्सपेरि अमेरिका के साथ जर्मनी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो हो रहे थे, उस समय कार्ल मार्क्स के थ्योरीज के आधार पे। कौन सी थ्योरी थी सर? कार्ल मार्क्स वाली। उनके थ्योरीज के आधार पे बहुत सारे रिसर्चर जो थे ना, वो उस थ्योरी को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में अप्लाई करके सोचने लगे थे, अप्लाई करने लगे थे। तो सोशोलॉजिस्ट बहुत सारे उन दिनों रहे, जैसे कि जर्गन हबरमास, जर्गन हबरमास के पहले भी थियोडोर अडर्नो, और उसके भी पहले और भी लोग। तो 1923 में क्रिटिकल थियरी आती है, ठीक है। 1927 हमने फिर अमेरिका चलते हैं, क्रिटिकल थियरी फ्रॉम जर्मनी, पब्लिक ओपिनियन थियरी फ्रॉम अमेरिका, और मैजिक बुलेट थियरी फ्रॉम अमेरिका अगेन, 1938 फ्रॉम अमेरिका अगेन, ठीक है जी। ये हमने कुछ थियरीज डिस्कस किए। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखना है, जरूरी है। इसके बाद फिर हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1920 1938 तक आपने लिख लिया। उसके बाद हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। ये जितने भी थियरीज अभी आप देख रहे हैं, ये ऐसी थियरी हैं जो मीडिया के बहुत ही मैसिव इफेक्ट की बात करते हैं, बहुत बड़े इफेक्ट की बात करते हैं। 1940 से 1940 का वो दौर, जहां पे पॉल लेजरफील्ड पॉल लेजरफील्ड ने स्टडी स्टार्ट की थियरी को डिसअप्रूव करने के लिए। किस थियरी को सर? मैजिक बुलेट थियरी जो था ना, उसको डिसअप्रूव करने के लिए स्टडी स्टार्ट की 1940 में। 1940 में भी वोटिंग स्टडी कंटिन्यू रखा। आपको पता है कि अमेरिका में हर 4 साल पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, है ना। तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने टेलीविजन, इस 44 लिखूंगा, इसको 44, टेलीविजन पर, टेलीविजन कह रहा हूँ, मीडिया के जो इफेक्ट है उसके ऊपर स्टडी स्टार्ट किया, ठीक है। फिर 1948 में, 1948 का वो दौर, जहां पे इस थ्योरी को, मैजिक बुलेट थ्योरी को एक्चुअल में अप्रूव किया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। वो थ्योरी आती है लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, ठीक है। मैं सिर्फ अभी क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। लिमिटेड इफेक्ट, लिमिटेड इफेक्ट के प्रोपाउंडर्स जो है, प्रोपाउंडर मेनली पॉल लेजरफील्ड, लेकिन इसके अलावा हेजल गॉडेट और बर्नार्ड बॉल्सन को भी, हेजल गॉडेट और एलिहू कार्ड्स को भी फिर बाद में उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। लिमिटेड इफेक्ट, ठीक है जी। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी का जो दौर स्टार्ट हुआ 1948 से 1955 में,
अगेन इसी थियरी का अपग्रेडेड वर्जन लिमिटेड इफेक्ट में पर्सनल इफेक्ट भी शामिल हो जाता है। पॉल लेजरफील्ड मिलते हैं तब ये लिमिटेड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पॉल लेजरफील्ड के अलावा एलिहू कार्ड जब मिलते हैं तब एलिहू ऐसे लिख देता हूं कार्ड्स ये हमारे लिए दौर है 1955 का। 1959 में अकेले आपने देखा होगा यूसेज एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी। ठीक है, मतलब मीडिया के उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत उसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से था। 1959 इसी दौर में कुछ और भी थियरीज आई, जैसे कि 1961 में अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी पे काम किया जाने लगा, जिसमें अल्बर्ट बंडूरा ने भी यही बात कही कि मीडिया पूरे तरीके से चेंज नहीं करता लोगों के परसेप्शन को, बल्कि मीडिया तो रीइंफोर्स करता है। एक्चुअली जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग जो फिनोमिना है, जो थॉट प्रोसेस है, जो बिहेवियर है, उसको मीडिया बस प्रोपोगेट करता है, प्रमोट करता है, रीइंफोर्स करता है। लोगों में खुद की उनकी काबिलियत होती है, सोसाइटी को देख के ऑब्जर्व करते हैं और वो फिर सीखते हैं। 1961 में टेलीविजन इन द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, ये अल्बर्ट बंडूरा और उनके कुछ साथियों के द्वारा स्टार्ट की गई स्टडी है। 1961 के बाद 1967 का वो दौर हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली 1967 का एक लैंडमार्क ईयर है, जहां पे आप एक ऐसी थ्योरी का आगाज देखते हैं जिसको कि हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट थ्योरी कहते हैं। सुन पा रहे हैं ना गाइस? क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, लिमिटेड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो इफेक्ट होगा धीरे 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 बढ़ता जाएगा, है ना? स्टेलगमाइट इफेक्ट इसको अपन कह सकते हैं। तो ये बात है। 1967 से जो ये स्टार्ट होता है, 1970 में इनके स्टडी को और ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जब अमेरिका में एक कमिटी बनाई जाती है, सर्जन जनरल कमिटी, और उस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट टेबल पे रखती है और वो बताती है कि धीरे धीरे जो टेलीविजन वाला मीडियम है, टीवी वाला मीडिया, वो लोगों के कॉग्निटिव या फिर मानसिक, जिसको हम साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, उस एस्पेक्ट पे बहुत जोरदार असर डालती है, लेकिन वो धीरे धीरे। ठीक है सर? यस एवरीवन, अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनेंगे और इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। 19 ये जो मैं बात लिख रहा हूं वो उसको आप भी पेन डाउन करते चले। 1961 फिर 1967 हमने लिखा। कौन सा वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट का कौन सा थ्योरी स्टार्ट किया जाता है? इधर कल्टीवेशन थ्योरी स्टार्ट किया जाता है जॉर्ज गार्डनर के द्वारा। इनको सपोर्ट मिलता है अमेरिकन सर्जन जनरल कमिटी से, जो कि 1971 में अपना रिपोर्ट देती है। 1972 का जो ईयर है वो हम याद रखेंगे एजेंडा सेटिंग के लिए। ठीक है जी? 1974 का बेसिकली थ्री और फोर के बीच में इसको रखते हैं, फोर ही लिख लें आप। फ्रेमिंग थ्योरी आप देखेंगे, ठीक है ना सर? फ्रेमिंग थ्योरी 1974 में फ्रेमिंग थ्योरी जो इरविन गॉफमैन देते हैं, उसी के कुछ महीने पहले स्पाइरल ऑफ साइलेंस यानी 1973 में स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी आती है एलिजाबेथ न्यूली न्यूमैन की। अब ये क्या थियरीज हैं वो 10 घंटे वाली क्लास में पूरे डिटेल में हमने डिस्कस किया है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है? एक बात और, इधर जो 1967 में स्टडी अभी स्टार्ट किया गया था ना, वो थियरी प्रूव हुई
1976 में, 1976 में। कौन सी थियरी थी गाइस? हेलो एवरीवन। 1976 वाले थियरी का एक बार आप लोग प्रोपाउंडर का नाम बताएं। अभी हमने डिस्कस किया था। काइंडली मेक योर कमेंट। 1973 के थियरी का प्रोपाउंडर का नाम बताइए। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई है क्या सब लोगों को? यस एवरीबॉडी, आ गई बात समझ में? एक एक करके आगे बढ़े तो मैं इधर आगे बढ़ता हूँ। काइंडली वेट। बहुत सारी चीजें जो है मैं अभी यहाँ पे स्किप करके चलूंगा। पॉल लेजरफील्ड begins his study in एरी काउंटी, काउंटी कहते हैं उसको, ओहायो में, अमेरिका का जो एक स्टेट है, कंस्टिट्यूंसी भी कह सकते हैं। 1942 में प्रोपोगेंडा रिसर्च भी स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, प्रोपोगेंडा रिसर्च स्टार्ट करने की पीछे की कहानी जो है ना, वो बहुत मजेदार है। वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान मिलिट्री के जो का परसेप्शन किस तरीके से चेंज होता है, इस पे वो स्टार्ट किया गया स्टडी है कार्ल हॉलैंड के द्वारा। स्लीपर इफेक्ट थ्योरी वाज आल्सो गिवन बाय हिम वेयर इन 1950s। ठीक है, कार्ल हॉलैंड कौन है? अमेरिकन थियरिस्ट है। फिर से 1948 में जो थियरी स्टार्ट हुई, लिमिटेड इफेक्ट थियरी, सुन रहे हैं ना? जो एक्चुअली एक्चुअली जो प्रूव हुई, वो स्टार्ट 1940s में हुआ था पॉल लेजरफील्ड के द्वारा। इधर 1947 लिखा है कुछ, इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बेहतर तरीके से बातों को समझना है कि 1948 पीछे क्यों आए हैं आप? पीछे इसलिए आए हैं कि फिर से हम दूर आ सके, कि और भी कुछ बातें उन दिनों में हो रही थी 1948 में। 1948 वाले थ्योरी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसको जब प्रेजेंट करते हैं तो वो टू स्टेप के जैसा दिखता है। कैसा सर? कि एक मीडिया इधर है ना, रिपोर्टर कुछ अपनी बात जो कह रहे हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट लोगों पे नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं गाइस? डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ये है कि वन स्टेप से, स्टेप फर्स्ट लिख दूंगा मैं इधर, जो भी यहाँ पे एंकर या फिर और भी लोग बैठे हैं, अनाउंसर, वो डायरेक्टली ये लोगों को इफेक्ट नहीं करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं। बीच में कुछ ओपिनियन लीडर होते हैं। क्या कह रहा हूं सर? अगेन, ओपिनियन लीडर, कुछ ऐसे चैनल होते हैं जिसको हम लोग कॉस्मोपोलाइट चैनल कह सकते हैं। कॉस्मोपोलाइट चैनल आर दी ओपिनियन लीडर। ठीक है, कॉस्मोपोलाइट चैनल कुड बी इंडिविजुअल एंड इट कुड बी इंस्टीट्यूशन एज वेल। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज के 4 टीचर मिलके आपको कोई बात बताते हैं, और टेलीविजन से कोई आपने बात सुनी है, आप अपनी टीचर की बात ज्यादा मानते हैं, तो वो पूरे चारों टीचर का इफेक्ट अगर हम एक साथ लें तो वो इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट होगा। ठीक है, वो इंडिविजुअल तो कॉस्मोपोलाइट कुड बी इंडिविजुअल, ओपिनियन लीडर कुड बी इंडिविजुअल, कुड बी इंस्टीट्यूशनल एज वेल। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है गाइस, कॉस्मोपोलाइट। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कि सबसे पहले स्टेप में रिपोर्टर मीडिया को, और फिर जो मीडिया है वो एक पर्टिकुलर, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट ना होके फर्स्ट स्टेप में ओपिनियन लीडर, और ओपिनियन लीडर फिर समझाते हैं किनको? ये पैसिव कंज्यूमर ऑफ मीडिया को। तो पैसिवली जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं मीडिया, वो हमारे लिए
सेकेंड स्टेप में उनके पास मैसेजेस जाते हैं। ठीक है गाइस, सेकेंड स्टेप में। और आगे बढ़ते हैं। 1950 1948 हमने देखा। 1951 में आपको याद होगा कि हेरोल्ड इनिस नाम के एक व्यक्ति ने, हेरोल्ड इनिस इनको कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट थ्योरी थे। क्या कह रहा हूं? टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट। लिख रहे हैं क्या सब लोग? टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है? उसके पहले टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म से मैं आपको कहूं कि हम आने वाले भविष्य में क्या करेंगे करियर में, ये बहुत डिपेंड करता है कि हम पैसे के लिए करेंगे। ठीक है? यस। जो भी जनरली हम काम करते हैं तो हम पैसे के लिए करते हैं। करियर की बात मैं करूंगा। हाँ, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है, लेकिन उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो मनी डिटरमाइन करता है कि व्हाट टास्क यू विल परफॉर्म, या फिर व्हाट टास्क आई विल परफॉर्म, यानी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। सुन रहे हैं ना? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये नियति स्टैब्लिश करता है कि आप क्या करेंगे, वो पैसा बताता है। सेम तरीके से हम किसको वोट करेंगे, ये मीडिया बताता है। मीडिया डिटर्मिनिज्म, मीडिया विल डिटरमाइन टू whom वी विल वोट। ठीक है? हम कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ बैठ के पढ़ेंगे, ये तकनीक डिसाइड करेगा। 1951 में टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे क्या? 1951 हेरोल्ड इनिस बाय सब कम्युनिकेशन। हालांकि इनके बहुत पहले सोशोलॉजिस्ट ने बोला था, लेकिन मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो वो 1951 का दौर है। चलिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको मैं अभी इग्नोर करूंगा। स्लीपर इफेक्ट थ्योरी आई थी कार्ल हॉलैंड के द्वारा। बस अभी इतना ही याद रखना है। 1950s के दौर में। मॉडल्स के बारे में हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाइए। ठीक है ना? अच्छा, एक मिनट। ये न्यूकॉम का मॉडल, ये हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे, पहले थियरीज के ऊपर और भी बात कर लें। ये 1955 वाली थियरीज में कौन कौन से शामिल थे, जिसको हम लोग पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी भी कहते हैं, एलिहू कार्ड्स एंड लेजरफील्ड। ठीक है जी। और आगे, रोमन जैकबसन ने 1960 में अ थियरी ऑफ लैंग्वेज फंक्शन दिया था, कि एक ऐसा सिद्धांत जो ये बताता है कि किसी भी भाषा के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है? 6 फंक्शंस इन्होंने बताए थे अलग अलग। वो 6 फंक्शन कौन थे, वो हमने इधर देखना है। रोमन जेकब्सन ने 1960 में थियरी ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस जो दिया, उसमें इमोटिव फंक्शन, उसमें पोएटिक फंक्शन, उसमें कोनेटिव फंक्शन, उसमें रेफरेंशियल फंक्शन, फैटिक फंक्शन, एंड देन मेटालिंगुअल फंक्शन, है ना? ये 6 फंक्शंस की वो बात करते हैं अभी, बहुत आराम से। अब एक क्वेश्चन आप यहां करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर द डे।
करेंगे क्या आप लोग? इट इज विजिबल गाइस, इज इट विजिबल? एक बार इसका आप कमेंट करके आंसर बताएं। हाँ जी, नाइस। काले मेरे को कमेंट हेरोल्ड लॉसवेल। और ये आपके पास ऑप्शन अगर नहीं शो कर रहा होगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ, हेरोल्ड लॉसवेल, पॉल लेजरफील्ड, कार्ल हॉलैंड और क्लाउडी शैनन, है ना? ये किन के साथ किसको कनेक्ट करेंगे? क्लाउडी एंड शैनन। कार्ल हॉलैंड लिखा है इधर। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉल लेजरफील्ड, सबसे पहले हम क्लाउडी शैनन से स्टार्ट करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन थ्योरी या फिर टेक्नोलॉजिकल मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने दिया था क्या? सी विल बी कनेक्टेड विथ 3। ओके, तो हम इधर भी देखते हैं कि हेरल्ड डी लॉसवेल, पॉल लेजरफील्ड को पहले समझ लेते हैं कि बी विल बी कनेक्टेड विथ 1। बोले तो दिस वन, मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। अब बारी आती है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हेरल्ड डी लॉसवेल वाला और एक कार्ल हॉलैंड वाला। प्रोपेगेंडा टेक्निक इन द वर्ल्ड वॉर, इधर हेरल्ड डी लॉसवेल, और परसुएशन इन कम्युनिकेशन बाय कार्ल हॉलैंड। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, टीडी, जो 1951 50 मैं कह दूंगा 50 से जो स्टार्ट होता है, वो 1962 1964 में, इस 3 सालों में इसके सबसे बड़े प्रोपाउंडर में से, प्रोपाउंडर कह रहा हूँ कि प्रोपोनेंट में से, समर्थकों में से एक आते हैं मार्शल मैक्लुहान। कल को कोई आपसे पूछे कि जी मदर ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या है, तो फिर वो मार्क्स की थ्योरी है। मार्क्स ने ही बताया था कि इकोनॉमी डिटरमाइन करेगा कि लोग कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे। इकोनॉमी डिटरमाइन करेगा कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कैसा रहेगा, पूरी वैश्विक व्यवस्था कैसी रहेगी। इकोनॉमी डिटरमाइन करेगा कि कौन सर्वहारा होगा और कौन राज करेगा। ठीक है, यस। तो ये कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी के अंदर टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी की जड़ें हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे थ्योरी का, उनके थ्योरी ने बहुत सारे थ्योरी को जन्म दिया। क्रिटिकल थ्योरी भी कार्ल मार्क्स के थ्योरी के आधार पे है। न सिर्फ क्रिटिकल थ्योरी बल्कि फेमिनिस्ट मीडिया थ्योरी, है ना, भी कार्ल मार्क्स के थ्योरी के आधार पे ही बनाई गई है। बस एक कुछ एक बातें हैं, आप लिख लें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कर लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना गाइस? कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग। अच्छा, इसका आंसर आपने देख लिया क्या? वैसे करिए, फिर से एक बार बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। हम्म, फर्स्ट एंड वेवलेंथ भी है। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। मीडिएटेड, नाइस। कुछ एक सवाल और, फिर हम मॉडल पे चलेंगे। मीडिएटेड ही आंसर है, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर।
कि जो कंटेंट होते हैं, टेक्स्ट बोले तो कंटेंट, कौन सा टेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? टेक्स्ट का मतलब कहानियां, टेक्स्ट का मतलब वेद पुराण, कुरान, टेक्स्ट का मतलब ऑडियो विजुअल टेक्स्ट, जो फिल्में आती हैं, है ना? टेक्स्ट का मतलब न्यूज व्यूज। ये सारे जो टेक्स्ट है ना, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर, की समाज की संरचनाएं कैसी है, वो मीडिएटेड है। कैसे? क्योंकि वो मीडिया के थ्रू सब कुछ आपको दिखता है। जैसे आप मुझे बताइए कि हम लोग रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल, अपने अपने रिलीजन, कम्युनिटीज के अनुसार उसका एक्सपोजर हमारे ऊपर होता है, और उसी तरीके से हम व्यवहार करते हैं, हाँ या ना? इस क्वेश्चन का मतलब समझ पा रहे हैं ना? आंसर क्या है, क्यों ऐसा ही आंसर है? क्योंकि जो भी अभी तक हमने व्यवहार करना सीखा है जनरली, वो मीडिएटेड है। अभी जो हमारा व्यवहार भी चेंज होता है समय समय पे, वो मीडिएटेड है। अब आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, ये जो आपके पास स्लाइड है, वो यूट्यूब से मीडिएटेड है। मैंने जो ये सीखा है, वो किताबें पढ़ के सीखा है, ठीक है? तो मेरे द्वारा आपको, या फिर मैं किसी किताबों से, कहीं ना कहीं मीडिया से तो कनेक्टेड है ही हम लोग। तो इसीलिए रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड सोशल माइंड इज मीडिएटेड। रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर, कौन सा सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सर? कि सबसे ऊपर जो है, अभी कुछ संस्थाओं को हम गिन सकते हैं, जिनमें से एक है धार्मिक संस्थाएं, दूसरी है शैक्षणिक संस्थाएं, हाँ जी, हाँ या ना? मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसी संस्थाएं जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन या फिर प्रशासनिक संस्थाएं, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट, और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर ब्लॉक, ये सारे के कार्य निर्धारित है, निश्चित है। किस टेक्स्ट ने बताया है गाइस? हेलो एवरीवन। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र, या फिर क्या नाम था उसका, जिसमें पूरी व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, ये लिखा गया था। रामायण ही पढ़ते हैं तो उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि उसमें एथिकल प्रिंसिपल की भी बात है। तो टेक्स्ट के अनुसार पूरी सोसाइटी बनती है, और किस सोसाइटी के किस ऑर्गन का क्या काम है, ये टेक्स्ट के द्वारा बताया गया है, ठीक है? और इसीलिए उसके बीच का जो है, वो हमारा पूरा संबंध है, वो मीडिएटेड कहलाए। इतनी ये बात समझ में आई क्या? और भी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अभी रहने दें, हम लोग आने वाले समय में जो अभी एक और सीरीज आने वाला है ना गाइस, 22 से आप लोगों को मैं बोलूंगा कि भर भर के, और सब लोगों को धीरे कम्युनिकेट कर दें, ये बात शेयर कर दें, जितना ज्यादा मैक्सिमम अगर आप लोगों के नंबर्स रहेंगे, कब? 22 से 9:30 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, 22 तारीख को 9:30 बजे से। और हम देर तक भी उन दिनों सेशन करेंगे, उन दिनों बोले तो आज से लगभग 7 दिन बाद, 6 दिन बाद। आज 16th हो गया ना, आज से 6 दिन बाद 22 को हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, लैंडमार्क सीरीज, वो हम मैंने बताऊंगा कि क्या करना है उसमें। आज शाम, आज नहीं शाम, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डेट है गाइस? 16th है ना? ऑलमोस्ट आज ही, हाँ ऑलमोस्ट क्या, कंफर्म है, आज शाम को काजल मैम के साथ आपके क्लासेस होंगे, और इस सीरीज को वो कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 22 को मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22 तक
मैं एक टूर पे हूँ, तो ये आप लोग इधर कल्चरल इंपेरियलिज्म इसको छोड़ दीजिए अभी। एक तो क्वेश्चन मुझे आपको कराना है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करें आप। कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। वेरी गुड। वेरी वेल डन एवरीवन। कि क्या डिटरमाइन करेगा कि एक मैसेज का लेंथ और उसका ड्यूरेशन क्या होता था प्री इंटरनेट एरा में, है ना? इंटरनेट एरा, प्री इंटरनेट एरा किसको कहेंगे? जनरली 90s के पहले का एरा, 1990 के पहले का एरा। तो वो उस समय की एग्जिस्टिंग वर्तमान निवर्तमान टेक्नोलॉजी जो है ना, तकनीक, वो डिसाइड करेगी कि मैसेज का लेंथ और ड्यूरेशन क्या हो। ठीक है? कैसे? टेलीग्राफ का दौर स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे। फिर रेडियो का दौर कल्पना कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रेडियो के उन पीरियड्स को देखा होगा जहाँ पे रेडियो प्रोमिनेंट मीडियम आपके लिए हुआ करता था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्या 1920 या 30 के दौर में आप पैदा हुए थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सामाजिक पृष्ठभूमि भूमि से भी होंगे, मतलब रूरल एरियाज से भी होंगे। तो रूरल एरियाज में बहुत रेडियो की पहुंच ज्यादा आज के लगभग 20 साल पहले थी, टेलीविजन नहीं था, है ना? और क्योंकि वो समाज में पढ़े लिखे बहुत कम थे, तो वो फिर लोग न्यूज़पेपर भी नहीं मंगाया करते थे। तो इसीलिए वो रेडियो का दौर भी आप इमेजिन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीविजन का दौर इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप 90s के हैं तो बहुत अच्छे से। और आप इंटरनेट का दौर भी इमेजिन कर सकते हैं। हर दौर में टेक्नोलॉजी ही डिटरमाइन करेगा कि किसी भी मैसेज या किसी भी टेक्स्ट का कोई भी जो एंकर है या फिर कोई भी राइटर है, वो कितना लंबा कोई आर्टिकल लिख पाएगा और कितना देर तक प्रेजेंट रह पाएगा लोगों के सामने, लाइव या फिर जैसे भी। ठीक है? इस बात को, आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? सब लोग आंसर को समझ पाए? यस या ना? यस या नो गाइस? कैन यू मेक योर कमेंट? गुड। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, काजल मैम के साथ भी मजा आता है। हाँ जी। कुछ सवाल और करते हैं हम लोग। एक सवाल इधर, वॉल्टर लिपमैन की जो पब्लिक ओपिनियन है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है दी अर्ली परसेप्शन ऑफ डैश। मैंने आज के ही सवाल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का, आज के मतलब डिस्कशन में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। आप लोग एक बार कोशिश करिए कि क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है? यस एवरीवन। गुड। अभी तक जो कुछ क्लासेस हमने की है, उसका स्टडी मटेरियल शाम को फ्री वाले सेक्शन में अपलोड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, और वो एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है? आज और कल में, कुछ आज हो जाएंगे और कुछ कल हो जाएंगे। तो जाके आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला स्लाइड भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यस एवरीबॉडी? गुड। और ये लगभग 200 पेजेस की पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा, डाउनलोड पढ़िएगा आप लोग। आंसर इज डायरेक्ट इफेक्ट। क्यों यही है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए।
इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं क्या आप लोग? कर सकते हैं? कीजिए। वेरी वेल डन एवरीवन। नाइस। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। कल कोई बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी लेके आइए ना प्लीज। अब देखिए, आपको प्लीज कहने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग धीरे धीरे, इस बार मैंने आपको बोला ना कि पिछले सारे जो एफर्ट रहे हैं ना, उन सारे एफर्ट का रिकॉर्ड अभी इस बार मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो हम करेंगे। तो एफर्ट का जो रिकॉर्ड ब्रेक होगा ना, तो रिजल्ट का रिकॉर्ड भी ब्रेक होगा, फॉर श्योर। ठीक है। हाँ जी। क्या रहेगा आंसर? आंसर विल बी नथिंग बट मास मीडिया इग्नोर करता है। टू स्टेप मॉडल जो है, अच्छा मॉडल का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया। टू स्टेप मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इग्नोर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। ठीक है जी। ओके। कई बार यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के जिज्ञासाएं होती हैं कि कहाँ कहाँ से लोग कनेक्टेड हैं। ये मार्शल मैक्लुहान टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहाँ से थे सर? वो कनाडा से। लेकिन टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की जड़ें कहाँ पे हैं? तो मार्क्सिज्म में। ठीक है ना। थियोडोर अडर्नो कहाँ के थे सर? वो जर्मनी के। कौन सी थियरी दी थी इन्होंने? क्रिटिकल थियरी। ठीक है जी। स्टुअर्ट हॉल कहाँ के थे सर? जमैका के। लेकिन क्योंकि वो बस गए थे ब्रिटेन में, तो वो ब्रिटिश हो गए थे, ब्रिटिशर। तो उन्होंने कौन सी थियरी दी थी सर? रिसेप्शन थियरी। रिसेप्शन थियरी। ठीक है जी। रिसेप्शन थियरी टेलीविजन और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया था, कल्चर प्लस टेलीविजन। उसके बाद बात आती है डेनियल लर्नर की। कौन सी थियरी उन्होंने दिया था सर? मॉडर्नाइजेशन थियरी। मॉडर्नाइजेशन थियरी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की थियरी है। तो ये अमेरिका से है, डेनियल लर्नर। सुने ना सब लोग? है ना। तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स तो आपको पढ़ना है, लेकिन उसके पहले जड़ में जाना है। आप रूट में जाएंगे ना, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? हाँ। रूट में जाएंगे ना, जड़ में जाएंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी सर। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा, नाइस। पर हम कह रहे हैं कि सर देखिए, रिसेप्शन थ्योरी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस को बाइफिकेट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टुअर्ट हॉल। स्टुअर्ट हॉल ने कितने तरीके के ऑडियंस की बात की थी रिसेप्शन थ्योरी में? तो अच्छी बात है, आप लोग बियॉन्ड द वे जाके बात करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। कैसा है सर? एक तो डोमिनेंट रीडर, दूसरा नेगोशिएटेड रीडर, और तीसरा अपोजिशनल रीडर। है ना। डोमिनेंट रीडर ऑफ टेलीविजन उनको कहते हैं जो कि टेलीविजन जो बात कहता है वो मान ले। नेगोशिएटेड रीडर उनको कहते हैं कि जो टेलीविजन बात, जिस जिस रीडर को, मतलब ऑडियंस को, जो टेलीविजन की बात उसके कॉग्निशन के अनुसार, उसके साइकोलॉजी, उसके सोच, उसकी समझ के अनुसार जो बात सही लगे वो मानेगा, नहीं लगे नहीं मानेगा। और अपोजिशनल रीडर वो होते हैं जो टेलीविजन की बात मानेंगे ही नहीं। ठीक है। तो वो रिजेक्ट कर देंगे। ये थ्री काइंड्स ऑफ रीडर्स वर डिस्कस्ड बाय स्टुअर्ट हॉल। ठीक है। तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। वो 10 घंटे वाली क्लास में बहुत अच्छे से ये पूरा डिस्कस किया गया है, आप लोग उसको, आंसर विल बी व्हाट, वो हमने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन का अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कि द ओरिजिनेटर ऑफ लिमिटेड इफेक्ट थियरी ऑफ मास मीडिया इज
हु, कौन है जो ओरिजिनेटर हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो कौन है मास मीडिया के। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, और क्योंकि हमारे इंडिया के जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न भी कह लूंगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और भी स्टेट में भूल गया हूँ, बाकी तो वो सेवन सिस्टर्स हैं ही। यहाँ पे हिंदी लिख देने की वजह वजह से ना बहुत मदद हो जाती है। ठीक है, और ये हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इवन जिस जिस स्लाइड में आपको हिंदी नहीं दिखते हैं कई बार, उन स्लाइड्स में भी आपको हिंदी रहेगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। बहुत अच्छा, वेरी वेल डन, नाइस। सेशंस को जरूर आप अपने तरीके से प्रमोट किया करें, है ना, ताकि जो है इस कंटेंट को हम और भी, अगर आपकी फीडबैक के अनुसार जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। फर्स्ट रिसर्च एफर्ट ऑन प्रोपेगेंडा वाज कंडक्टेड बाय व्हाट, बाय होम। प्रोपेगेंडा के ऊपर किसने रिसर्च करना स्टार्ट। अब इसमें ना डेनियल लर्नर, एलियू कार्ड, कार्ल हॉलैंड एंड वाल्टर लिपमैन है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोपेगेंडा 1940s में कार्ल हॉलैंड ने इसके ऊपर रिसर्च की, वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर। लेकिन अगर हेरोल्ड लॉसवेल इस ऑप्शन में होता, ठीक है ना, सुन रहे हैं सब लोग, मैं यहाँ पे डेनियल लर्नर को हटा दूं, मतलब क्रॉस कर देता हूं, और एच डी एल लिख दूं, हेरोल्ड लॉसवेल, तो फिर आपका आंसर इन गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता। फिर एच डी एल को आप पहले लगाते, बिकॉज ही ऑल्सो कंडक्टेड स्टडी, और वो कार्ल हॉलैंड से पहले उन्होंने स्टडी कंडक्ट किया था। ठीक है, यस, सुन पा रहे हैं सब लोग। कार्ल हॉलैंड से पहले स्टडी जो कंडक्ट किया था ना, वो हेरोल्ड लॉसवेल थे। और आगे फिलहाल के लिए आंसर इज दिस। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से हम लोग एक सेमियोटिक्स को भी पढ़ते हैं, तो ये सारे सेमियोटिक्स के आंसर हैं, मतलब क्वेश्चन है उससे संबंधित, तो हम लोग देखेंगे। सेमियोटिक थ्योरी आप इसी चैनल पे देखेंगे ना, ढूंढेंगे यूनिट 1 के प्ले लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। डोमिनेंट कोड कंडक्ट कन्वेज दी सोसाइटी इज व्हाट। मतलब जो कुछ डोमिनेंट या कुछ प्रमुख या फिर कुछ प्रभावी जो टेक्स्ट होते हैं, कोड होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो समाज को, ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हो गया है, क्या बताता है, पसंदीदा प्रेफर्ड रीडिंग, मतलब जो सोसाइटी में एक पॉपुलर कल्चर है। सुने ना, पॉपुलर कल्चर क्या है, जैसे छोटे, एक होलिस्टिक लेवल में हम देखें तो इंडिया में मेजोरिटी में हिंदुइज्म कल्चर ज्यादा प्रोमिनेंट है। हाँ या ना, ज्यादा डोमिनेंट है। डोमिनेंट को का दूसरा अर्थ आप नहीं समझे कि एक कल्चर के ऊपर दूसरा, मतलब वो हावी है, ऐसा नहीं। डोमिनेंट का मतलब इतना है कि उसकी जो एक्सपोजर है वो ज्यादा है। तो जहां पे भी आप देखेंगे, लगभग प्रेफर्ड वे में इसी तरीके के इसी तरीके को फॉलो किया जाएगा, बोलने में भी, चलने में भी, बिहेवियर बहुत सारे परफॉर्म किए जाते हैं वहां पे भी, कोई प्रोग्राम कोई फंक्शंस होते हैं वहां पे भी। तो क्या होगा, ये बस एग्जाम्पल भी भर है हिंदुइज्म में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहां पे भी संख्या तो है ही ना हिंदू कम्युनिटी की, लेकिन वहां पे जो प्रेफर्ड कोड होगा वो इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार होगा। और तो इसी तरीके से, अब ये हम एक नेशन के लेवल पे छोड़ दें, अंदर आते हैं। अगर एक गांव में
एक निश्चित कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का की संख्या ज्यादा हो, तो उसके बनाए गए रूल्स और नियम के अनुसार ज्यादा डोमिनेंट होता है वो कल्चर। यस एवरीबॉडी, वो नियम कानून जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, वही बातें बोली गई है कि द डोमिनेंट कोड कन्वेज द सोसाइटीज प्रेफर्ड रीडिंग, कि सोसाइटी किस तरीके से उसको ग्रास्प करेगा, ग्राह्य करेगा। ठीक है जी। डोमिनेंट रीडिंग को कई बार हम लोग प्रेफर्ड रीडिंग भी कहते हैं, इस बात को समझ लेंगे आप लोग। और ये स्टुअर्ट हॉल से क्वेश्चन आता है, आया है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। नॉर्मेटिव थ्योरी से भी क्वेश्चन आए, तो बहुत सारे अभी हम लोग कंसेप्ट इन दिनों पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको बताया, अगेन फिर से यही बोलूंगा कि इस बार के एफर्ट में सारे पिछली बार के रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे, तो आप लोगों के रिजल्ट के रिकॉर्ड भी टूटने वाले हैं। इसके लिए आप अपने आप में विजुअलाइजेशन स्टार्ट करें, रिवीजन करें और मोटिवेटेड रहें। मोटिवेटेड रहने का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यह है कि जितनी आपके पास एनर्जी है ना, उतना लगा डालें। आप इंतजार मत करें कि कल मेरा मोटिवेशन बनेगा, अभी नहीं बन रहा है तो कल फिर 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, तो 3 घंटे बाद जब मोटिवेशन आएगा पढ़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता है कि दो तरीके के फोर्सेज होते हैं, एक तो नेगेटिव फोर्सेस, दूसरा पॉजिटिव फोर्सेस। कई बार नेगेटिव फोर्सेस जो है ना, आपको हराने के लिए काम कर रही होती हैं। कौन कौन सा है? जैसे कि आलस्य एक नेगेटिव है, ठीक है, नकारात्मक शक्तियां हैं। काम को टालने की आदत जो है एक नकारात्मक शक्तियां है। डिस्ट्रैक्शंस, आप इधर उधर फंसा देना जो है ना, भटकाव जिसको कहते हैं, भटकाव एक नकारात्मक है। तो जो भटकाव, जो आलस्य, जो एक नेगेटिव पावर्स आज आपको काम नहीं करने दे रही हैं, क्या गारंटी है कि वो एक दिन बाद काम करने देंगी? नहीं ना। तो पॉजिटिविटी को हावी रखिए, पॉजिटिविटी को डोमिनेंट बनाइए और इसको रिजेक्ट करिए। ठीक है, आप बहुत कम समय में ज्यादा सीख पाएंगे। एक बात और, अपने दिमाग में ना एक भूख पैदा करिए कि अगर इस बार नहीं तो कब, और ये नहीं तो क्या। क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप रहना चाहते हैं? यही वो सिचुएशन है जहां पे आपके पास पैसे कम है, जहां पे आप थोड़े में गुजारा कर रहे हैं, जहां पे लोगों के ताने सुन रहे हैं? कि आप इसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं? अगर नहीं, तो एक्स्ट्रा प्रयास करिए। ठीक है, और ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही एक्स्ट्रा प्रयास करना है, बस इतनी सी बात। हाँ जी, सही कह रहे हैं परम, कि रिकॉर्ड कई बार टूटा है। और आपने देखा, मैंने आपको बताया कि सेन एकेडमी से पहले, इसके मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, उसके पहले लोगों के 60% में जेआरएफ हो जाते थे। ठीक है, हाँ। और जब से ये स्टार्ट हुआ है ना सर, आप देखेंगे कि 66 67 ला के भी कंफर्म नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हाई जाने लगा। तो अब इसमें कई लोग मुझे दोष भी देते थे पहले कि हाँ सर, आप ही की वजह से हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया एजुकेशन को, मीडिया लिटरेसी को हम इस तरीके से प्रोमिनेंट कर दें कि कल को जो भी इस फील्ड में एंटर करें, वो क्वालिटी रखें, अदरवाइज इंटर नहीं करें। समझ रहे ना? यस। क्यों? क्योंकि पढ़ाई को एक दूसरा ऑप्शन मान के लोग नहीं चले। पढ़ाई को, पढ़ाने को मतलब अध्ययन को, अध्यापन को जो है ना, वो आप ऐसा करें कि वो आपके अंदर हो। ठीक है जी, आपको मजा आता हो। ठीक है जी, हाँ, वैसे चले तभी वो फिर इस तरीके से होता है। और आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक बात और है ऑनलाइन एजुकेशन की, कि हम लोग जनरली क्या होता है ना, कि आपको मार्क्स कैसे लेके आना है वो तो हम सिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कैसे बेहतर इंसान बनना है ना, वो आप खुद सीखें। वो आप अपने समाज से सीखते ही हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या? हेरल्ड इनिस वाला, इसको भी हमने आज ही डिस्कस किया है। कितना टाइम हो गया जी? अच्छा, 1 घंटा होने वाला है, पता ही नहीं चला।
अभी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को अभी यहीं छोड़ते हैं। मैं ये पूरा पीडीएफ आप लोगों के लिए डाल दूंगा। इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। ठीक है, तो आप लोग इन पीडीएफ्स को पढ़ेंगे आज शाम को फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। एप्लीकेशन पे अपन करा रहे हैं उसको देखिए। बायस ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी गुड। स्पेस बायस एंड टाइम बायस, गुड, वेरी नाइस। करो। तो हम लोग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में डिस्कस कर लेते हैं कुछ। अभी इसको यहीं पे रख देते हैं। क्या डिस्कस करना है सर? तो ये हेरोल्डी लॉसबेल वाला मॉडल, सबसे पहले 2000 ईयर्स अगो, उससे भी पहले 300 बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। ये हम लोग अभी ये कौन सा एलिमेंट है ये डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। हमने सिर्फ इतना डिस्कस करना है कि कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल किस समय का है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल का। कब आता है सर ये? 1927 में स्टार्ट होता है, 1938 इसको आप ईयर मान लेंगे, हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल। ठीक है, लिखते जाएं। उसके बाद हम हमारी बारी आती है, हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल 1927 में स्टार्ट किया जाता है और वो 1938 में प्रूव होता है। ठीक है, ये मॉडल कौन सा वाला? ये ऊपर वाला मॉडल। और इसके जस्ट नीचे वाला जो मॉडल है, सोर्स मैसेज मास मीडिया ओपिनियन लीडर एंड पब्लिक, ये वाला मॉडल गिवन बाय टू स्टेप फ्लो मॉडल कहते हैं। दिस मॉडल कम्स इन द ईयर 1948। टू स्टेप मॉडल 1948। फिर से हेरल्ड डी लॉसबेल वाला मॉडल भी 1948। शैनन वीवर वाला मॉडल जो है आप लोग याद रखेंगे। हेरल्ड डी लॉसबेल वाला कौन सा मॉडल था? हुसेज वाट वाला मॉडल। ठीक है ना? यस। इसके बाद शैनन वीवर हम जो है वो कब याद करते हैं गाइस? शैनन वीवर, दिस मॉडल 1949, शैनन वीवर मॉडल। ठीक है जी, गुड। कौन सा मॉडल है ये? हाँ, ये तो हेरल्ड लॉसपेल और उसके बाद वाला जो मॉडल था, ये वाला मॉडल 1949, 1949 में। 1949 के बाद वाला मॉडल जो रहेगा वो रहेगा डेविड मैनिंग व्हाइट वाला मॉडल। अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको कुछ देर में दिखा देता हूँ। 1949 के बाद 50 में एक मॉडल आप लिखेंगे, डेविड मैनिंग व्हाइट। ठीक है जी, सुन रहे हैं ना सब लोग? एक मिनट मैं यहाँ पे दिखा दूँ। एक पेज पे मैं लिख भी दूंगा सारे मॉडल्स का नाम, तो बहुत परेशान नहीं होना है। हम्म, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने अरस्तु का मॉडल, है ना, पहला वाला 300 बीसी। उसके बाद हमने हेरोल्डी लॉसवेल वाला मॉडल, बेसिकली मैजिक बुलेट मॉडल मैं इसको कहूंगा। ये कब आया था? 1938। उसके बाद हम बात करेंगे पॉल लेजरफील्ड का जो टू स्टेप मॉडल। टू स्टेप मॉडल में लिख दूंगा, आप लोग पूरा डिटेल में लिखेंगे। टू स्टेप मॉडल कब? ये 1948। उसके बाद परसुएसिव कम्युनिकेशन मॉडल, ये फिर से एचडीएल वाला, ये भी 1948। परसुएसिव कम्युनिकेशन या पॉलिटिकल मॉडल भी कहते हैं, पॉलिटिकल मॉडल, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1948। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शैनन एंड वीवर मॉडल।
जिसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन थियरी भी कहते हैं, ये 1949। उसके बाद डेविड मैनिंग व्हाइट वाला मॉडल, कौन सा, गेट कीपिंग मॉडल इन मीडिया, गेट कीपिंग। ये सारे के सारे जो मॉडल है ना, दीज आर लीनियर मॉडल। अगेन, लीनियर मॉडल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक तरफ से कम्युनिकेशन जाने की बात करता है सेंडर के द्वारा, उधर से रिसीवर के द्वारा फिर से वापस नहीं किया जाता है, इसी वजह से जहां पे फीडबैक नहीं है वो लीनियर मॉडल। अब हम लोग बात करते हैं एक और मॉडल जो कि लीनियर जैसा ही है। पॉल लेजरफील्ड प्लस एलिहू कार्ड्स ने मिलके 1955 में मल्टीपल स्टेप मॉडल, ये जो टू स्टेप मॉडल इधर हम देख रहे थे ना, उसी का अपग्रेडेड वर्जन मल्टीपल स्टेप मॉडल, एम एस एम लिख देता हूँ, मल्टीपल स्टेप मॉडल MSM, ये 1955 में आया था। कब आया था गाइज, 1955 में। तो ये कितने मॉडल हो गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया। ये लीनियर मॉडल में आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इसी के बीच में ट्रायंगुलेशन मॉडल, और एक ही मॉडल है वो, ABX मॉडल। ABX थियोडोर न्यूकम ने दिया था, बस एक ही मॉडल है, आप बस इतना लिख लें। जो टू स्टेप मॉडल की जो शुरुआत होती है वो 1954 से, 1954 से सर्कुलर मॉडल कह लीजिए उसको, टू स्टेप के पहले सर्कुलर मॉडल, जो चार्ल्स ऑसगुड और विल्बर श्राम के द्वारा स्टार्ट होती है। अभी वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, वहीं से पढ़ते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया। गेट कीपिंग भी हमने डिस्कस कर लिया ना अभी कुछ देर पहले। गेट कीपिंग मॉडल किसने दिया था शुरुआत में, कर्ट लेविन ने 1943 में स्टार्ट की थी सोशल साइकोलॉजी में, लेकिन फिर बाद में वो इसको मीडिया में इम्प्लीमेंट किया डेविड मैनिंग व्हाइट ने, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, 1950 का मॉडल ही मानेंगे। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। हमने जो यहाँ पे लिखा था ना, इसमें एक बात एक और जोड़ लें, एक मिनट, 1955 के बाद 1956 भी जोड़ लें। इसमें जॉर्ज गार्नर का मॉडल, GGM लिख लें, जीजी बोले तो जॉर्ज गार्नर मॉडल 1956 का। ठीक है, 1956 में एक मॉडल जॉर्ज गार्नर ने दिया था, और वो भी लिनियर मॉडल ही था। कौन सा देख रहे हैं हम लोग अभी, ये जो देख रहे हैं ना, दिस मॉडल वाज गिवन बाय जॉर्ज गार्नर। तो दिस मॉडल बिलोंग्स टू लिनियर मॉडल। ठीक है, ओके, यस। उसके 1956 वाले के नीचे एक और मॉडल लिखिए, SMCR मॉडल, इट इज आल्सो लिनियर मॉडल। ठीक, अराउंड जो 9 या 10 मॉडल अभी आपने देखे, SMCR मॉडल के बाद हम डिस्कस करेंगे, ये हमने एक अलग से मॉडल लिख लेंगे 1953 का, इसको किसी उसमें मत रखें, मतलब लिनियर और नॉन लिनियर वाले कैटेगरी में मत रखें, ये अलग मॉडल है। हमें 1954 से बात करना है, 1954, 1954 में पहला सर्कुलर मॉडल। उसके बाद फिर हमें जो बात करनी है, ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, इसकी कहानी हम लोगों ने कई बार बात की है, किसने इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जोड़ा था, किसने जो है इसको सर्कुलर बताया था, तो वो आप लोग पढ़ लेंगे। वेस्ली एंड मैकलियन मॉडल, ठीक है, ये टू वे मॉडल है 1957। तो सबसे पहले 1954 आप लिखेंगे, उसके बाद 1957 लिखेंगे, 1954 में विल्बर श्राम और चार्ल्स ऑसगुड लिखेंगे, है ना, और बाद में फिर वेस्ली एंड मैकलियन। ठीक है सर, ये आप मैकलिन या मैकलियन जो भी लिख सकते हैं आप लिखें। थोड़ा सा और हम बात करेंगे, हालांकि अगर मास मीडिया में बात करें, मास मीडिया पे अप्लाई करें, तो मेनली वन वे है, लेकिन ये टू वे की भी बात करता है, इसी वजह से इसमें
इसको टू वे मॉडल की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। मेल्विन डेफलियोर का मॉडल देख लेते हैं। ये टू वे फीडबैक मॉडल कहलाता है। तो हमने क्या देखा अभी? चार्ल्स ऑसगुड एंड विल्बरश्राम, उसके बाद वैस्ली एंड मैकलीन और मेल्विन डेफलियोर, ये तीन हमने मॉडल देखा। इसके बाद हम एक दो और मॉडल देख लेते हैं। रिलेज एंड रिलेज का मॉडल जो है वो 1959 का मॉडल है, तो इसको भी हम देखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर रोमन जैकबसन के मॉडल में भी टू वे कम्युनिकेशन की बात की गई है, चर्चाएं हैं, तो इसको भी 1960 वाले मॉडल को भी टू वे मॉडल में हम लोग रखेंगे, रोमन जैकबसन वाले मॉडल, और हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था इसको। और इसके बाद से जितने भी मॉडल हैं वो हमारे लिए जनरली टू वे मॉडल है। ग्रेहार्च मेल्च के मॉडल भी आप इसको टू वे की कैटेगरी में रखेंगे, 1963 का मॉडल है, और हम लोगों ने कल की क्लास में उनको डिस्कस भी किया था। ठीक है, याद है क्या ग्रेहार्च मेल्च के मॉडल? भूल तो नहीं गए सब लोग? यस एवरीबॉडी? नहीं ना? नहीं भूलिएगा। क्यों नहीं भूलना है सर? क्योंकि उनका ये मॉडल हमने पहले देख लिया था। ठीक है, ओके। हाँ जी, फीडबैक है ना इधर, फीडबैक फ्रॉम रिसीवर, ऊपर टॉप पे स्पॉन्टेनियस फीडबैक लिखा है, तो इसीलिए ये टू वे मॉडल है। तो 1963 तक का मॉडल है, और भी मॉडल है लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही मॉडल आपके लिए पर्याप्त है, लगभग 15 मॉडल आपको पढ़ना है और आपका काम इस नेट जेआरएफ में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। और अपने तरीके से प्रमोशन करना ना भूलें। थैंक यू। ऑलराइट, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, एंड वी विल कनेक्ट लेटर। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 2-2 मिनट या 1-1 मिनट या फिर 30 सेकेंड के वीडियो के साथ कनेक्टेड रहूंगा, जहाँ पे भी जाएंगे। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लिया करें, मतलब लाइव के साथ। जो रील वाला फॉर्मेट है ना, रील या फिर कह लीजिए और भी पोस्ट वाले फॉर्मेट के साथ मैं कनेक्टेड रहूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी। कुछ सवाल तो नहीं है? और ऑलराइट, हाँ, ये इधर इमोजी है, इसको दबाने ये से प्रेस करने में बहुत मजा आता है। आप लोग भी करें जरा, थम्स अप दें, एक एक थम्स अप दे के जाएं। हाँ जी, पीडीएफ अपलोड कर देंगे टेलीग्राम में, वहीं ऐप पे। हाँ जी, मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, लेट अस मीट एट अनदर डे।